Hello everyone, welcome you all at the Lokesh Sir Unlimited Study Zone, and today we starting a lecture for NVS means Navodaya Vidyalaya Sangathan TGT question. Okay, so here some important question. Let's see. First question: the first term of an AP is A, and the sum of the first P terms is 0. Then the sum of the next two terms will be. तो आपको next two term का sum बताना है कि अगले two terms का sum क्या होगा. तो ओके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग कैसे करेंगे. ओके सो सी सबसे पहले आपको दिया है कि सम ऑफ द पी टर्म्स इज 0, सो वी कैन राइट इट हियर एस ऑफ पी इक्वल्स टू 0. ओके सो अब आपसे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम आपको बताना है. तो देखिए पी टर्म्स के आगे कुछ क्यू टर्म्स बैठे हुए हैं. थोड़ा सा मैं इसको पिक्चोरियली क्लियर करता हूँ. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास यहाँ से इस ए पी शुरू हो रही है, यहाँ तक बैठे हुए हैं पी टर्म्स, एंड देन इसके बाद बैठे हैं यहाँ तक क्यू टर्म्स. तो यहाँ तक पी टर्म्स हैं और यहाँ तक क्यू टर्म्स है. सो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स होंगे? ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा आपने, पी प्लस क्यू टर्म्स. ओके तो यहाँ से लेके यहाँ तक पी प्लस क्यू टर्म्स होंगे. ओके सो टोटल एस पी प्लस क्यू टर्म्स होंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल पी टर्म्स का सम और इंडिविजुअल क्यू टर्म्स का सम दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स. सो एस ऑफ क्यू इक्वल टू एस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस एस ऑफ पी हो जाएगा. ओके देन एस ऑफ क्यू निकालना है, हमें यही निकालना था. तो चलिए सॉल्व कर देते हैं. हियर एस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू पी प्लस क्यू बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. ए इज़ द फर्स्ट टर्म. ओके अब देखिए तो कितना पी प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. माइनस 0 क्यों लिखा? बिकॉज पी टर्म्स तक का सम कितना दिया है क्वेश्चन में? 0. द सम ऑफ द पी टर्म्स इज 0. ओके नाउ इट इज पी प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. अब देखिए हमको डी की वैल्यू पता नहीं, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. चलिए डी की वैल्यू निकालने का तरीका देखते हैं. एज एस ऑफ पी इज इक्वल्स टू 0, मीन्स पी टर्म्स का सम 0 है. सो पी बाई 2, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0. पी बाई 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया. पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 2a. सो डी इज इक्वल्स टू माइनस 2a अपॉन पी माइनस 1. स्टूडेंट्स अब आइए वैल्यू रख देते हैं. एस ऑफ क्यू जो होगा, ये जो क्यू आया था मेरे पास, ये आया था, यहाँ पे डी की वैल्यू रिप्लेस कीजिए. तो एस ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे माइनस 2 अपॉन पी माइनस 1. चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं एलसीएम ले करके. देखिए एलसीएम ले करके कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा. पी प्लस क्यू बाई 2, 2a बाहर ले लिया मैंने, दिस इज 2a. ओके 2a दोनों से मैंने बाहर ले लिया, बिकॉज देखिए 2a कैसे था हमारे पास, यहाँ पे जो है 2a इसके पास फर्स्ट पार्ट के पास भी है एंड सेकेंड पार्ट के पास भी है. तो ये देखिए यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2a है. तो दोनों जगह से 2a कॉमन आ जाएगा, और कॉमन होने के बाद इसको हम कॉमन करके सॉल्व करेंगे. ओके तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. हमें 2 स्लाइड ब्लैक जाना है. यस ओके सो 2a कॉमन आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 ये बचेगा मेरे पास. सॉल्व कर लीजिए. पी माइनस 1 अप साइड जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, पी से पी कैंसिल. सो फाइनल आंसर माइनस ए क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस 1. ओके वंस अगेन आई रिपीटिंग द आंसर, माइनस ए क्यू, ए आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस ए क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस 1. नेक्स्ट दिस इज वाज द क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ द नवोदय विद्यालय संगठन टीजीटी पेपर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप एनवीएस में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रेशन, स्पेशली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बहुत झक्कास वाली आनी चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन यदि उसमें हो नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत अच्छा वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम में. ओके सो कम बैक डियर. ये देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये जो सामने है आपके. इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड द ऑल सिचुएशन ऑफ दिस इक्वालिटी. ओके इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 देन फाइंड ऑल सिचुएशन ऑफ दिस इक्वालिटी. तो आपको इस इक्वालिटी के लिए मतलब एक्स की वैल्यू ही पता करनी है, सीधी बात है, एक्स के रीजंस पता करने हैं. ऑल सिचुएशन का मतलब क्या हो सकता है, एक्स की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से. सो स्टूडेंट हियर वी हैव द क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0. एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 यहाँ भी कॉमन आया, तो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. ओके
अब देखो यार, आगे बढ़ने के पहले अब मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये तो पॉजिटिव तो होएगा ही भाई, ये तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है। ओके, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव श्योरली, क्योंकि भैया एक्स स्क्वायर खुद में पॉजिटिव होता है। जब ये ही पॉजिटिव हो गया तो इसको नेगेटिव करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव होना तो पूरी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, एक्स प्लस वन के ऊपर। तो एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसको मैं सॉल्व कर भी रहा हूँ बट इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ कर भी दो। तो देखो मैंने कर भी दिया है सेकंड पार्ट को। अगर दोनों पॉजिटिव होना चाहते तो दिस शुड बी 0, दिस शुड बी पॉजिटिव, सॉरी दिस शुड बी पॉजिटिव एंड दिस ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव। मतलब दोनों टर्म जो हैं इसके प्रोडक्ट में जो आ रहे हैं आपके पास, ये और ये, एक्सक्यूज मी सॉरी गलती हो गई। ओके, तो ये और ये जो है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए ये भी ग्रेटर देन 0 एंड दिस ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ओके, एंड सो एक्स ग्रेटर देन -1 एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1। तो ये तो हमेशा होते ही है क्योंकि दुनिया के स्क्वायर सारे से बड़े होते हैं। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या हुआ, x ग्रेटर देन -1, या इसका डोमेन यदि अब बनाएंगे तो क्या आंसर आएगा, -1 टू इन्फिनिटी इज़ द आंसर। ओके, सो आंसर विल बी -1 टू इन्फिनिटी, ये अपना आंसर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये था। अब नेक्स्ट एक बात मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने के पहले बच्चों, टीजीटी के लिए लीनियर इनइक्वालिटी जान है एनवीएस के पेपर की। लीनियर इनइक्वालिटी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आप टीजीटी में सिलेक्ट होना चाहते हैं। स्पेशल बात ये पीजीटी के लिए भी लीनियर इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा। मैथ्स का पेपर पूरा मतलब इसका पेपर जो होता है एनवीएस का पूरा मैथ्स की स्पेशलाइजेशन मांगता है। ओके, एक बार आप केवीएस में आपको मैथ्स की स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगी, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसमें केवल आपको थोड़ी सी मैथ्स टीजीटी लेवल में दिखानी पड़ती है, केवल मतलब एक बार सीटेट के पेपर में, उसके बाद तो मैथ ना के बराबर पूछी जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बट एनवीएस में आपको मैथ बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब चलिए अगला चैप्टर कहते हैं, हाउ मेनी नंबर्स इन द सेट -4 -3 0 टू सेटिस्फाई द कंडीशन दिस एंड दिस। यार एंड लगा है, एंड मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर और होता तो जो आंसर किसी एक को सेटिस्फाई करता वो भी कंट्रीब्यूट होता, बट यहाँ दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो हम क्या करेंगे, बेस्ट है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, केवल आप वैल्यूज पुट कर करके देखते जाइए। तो चलिए देखिए -4 है तो -4 पहले में पुट करो। तो -4 अगर आप फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुट करोगे, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या होगा, यदि इसमें आप पुट कर रहे हो -4 तो देखो -4 क्या हो जाएगा, -8, और -8 का मॉड कितना आएगा, +8। तो भैया आप ऐसे देखो, अगर मैं लिख दूं आपके सामने कि -8 का मॉड क्या 6 से कम होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होता भाई, 6 से कम कैसे होगा, है ना। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये -8 का मॉड जो है 6 से कम नहीं है। तो इसलिए मतलब फर्स्ट जो पॉइंट है वो फॉल्स हो गया, मतलब फॉल्स हो गया। अब फर्स्ट ही इक्वालिटी को फॉल्स कर चुका है तो सेकंड में रखने की जरूरत नहीं, मतलब इसको गोली मारो, ये नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखो -3, अगर -3 आप पुट करोगे तो -3 -4 -7 आ जाएगा, -7 का मॉड 7 आएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट लेस देन 6, तो 6 से लेस देन नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गया। अब 0 पुट करके रखो तो क्या आएगा, 4, 4 लेस देन 6 ट्रू है। इसमें पुट करके देखो 0 + 4 4 ही आया, लेस देन 5 ट्रू है। तो यस आंसर y = 0 सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो भाई y = 0 क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या रखना है भाई, अपन को पुट करना है 2। तो चलो 2 - 4 लेस देन 6, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2 लेस देन 6, 2 लेस देन 6 बिल्कुल सही है, एंड 2 + 4 8 आ जाएगा भाई। तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका y = 0 जो है वही सोल्यूशन होगा इन गिवन में, बाकी आंसर नहीं होंगे। ओके, सो y = 0 विल बी द ओनली सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलिए अगला इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही धांसू शानदार क्वेश्चन है और सिंपल ही है, मतलब इतना कुछ खास भी नहीं है मगर ट्रिकी है थोड़ा सा। और याद रखिएगा आपको इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी खूब पूछी जाती है टीजीटी के पेपर में। इफ़ यू वांट टू बी सिलेक्ट इन टीजीटी पेपर काइंडली गो रेफर द लीनियर इनइक्वालिटीज वेरी 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 डीपली। ओके, चलिए देखिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास x/2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। तो क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल मत करना कि 4 यहाँ ले आओ और ये इसको यहाँ जान दो, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप गलत करके आ जाओ। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, तो तरीका क्या होता है देखिए, मैंने लिखा भी यहाँ पे डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, मैंने लिखा भी यहाँ पे कि डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कभी भी ना करें आप। ओके, वी कैन मल्टीप्लाई
एंड ओनली व्हेन वी आर श्योर दैट अबाउट ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव। आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब श्योर हो कि सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो टर्म है, तो इस टर्म में कौन कौन आ रहा है, इस टर्म में x आ रहा है, क्या श्योर हो पॉजिटिव है ये, 2x + 1 आ रहा है, बिल्कुल श्योर नहीं कि ये दोनों क्या हैं। तो इसलिए कभी भी मल्टीप्लाई मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो, इसको आप इसकी तरफ लेके ट्रांसपोज करो, तब सॉल्व करो। चलो तो सॉल्व करो, x/2x - 1 - 1/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 4x - 2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड टोटल बन जाएगा ऊपर 2x - 1 एंड 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बहुत पहले बताई थी, शायद आपको भूल गई होगी। और देखो इसके लिए क्या करते हैं यार, देखो क्या करा करो, ये न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर इसके जीरोज़ निकाल लिया करो। तो 2x - 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक जीरोज़ आएगा, x इक्वल टू 1/2 एंड 2x + 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो एक जीरोज़ आएगा, x इक्वल टू -1/2। ये दो जीरोज़ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ओके जी, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है दो जीरोज़ आपको दिख रहे होंगे। ओके, तो एक अपने पास है x इक्वल्स टू -1/2 और एक हमारे पास है x इक्वल्स टू +1/2। अब क्या करो, सेंसियरली इनको प्लॉट कर लो। ये नंबर लाइन बनाई है आपने, इस नंबर लाइन में देखो तो 2x - 1/2 ये इक्वल टू है, तो -1/2 पे तो स्पॉट डार्क होगा, बट 2x + 1 इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज 0 यदि हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो लास्ट वाला साइन क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस। इधर से भी चल सकते हो, तो अगर दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं x के, तो आप पॉजिटिव वैल्यू पहले उठाइए, तो पॉजिटिव, ओके, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके आपने चला। तो देखिए ग्रेटर देन के लिए कौन कौन से इंटरवल बन रहे हैं, तो ग्रेटर देन के लिए एक इंटरवल बन रहा है ये वाला और एक इंटरवल बन रहा है ये वाला। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम -∞ टू -1/2 और -1/2 किस में रहेगा, ओपन में रहेगा, -1/2 ओपन में रहेगा बिकॉज -1/2 इंक्लूड नहीं है, बट ये क्या रहेगा, ये क्लोज में रहेगा 1/2 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। आइए देखिए, -∞ टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। चलिए दोस्तों, तो याद रखिएगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ बहुत काम की चीज़ है, इससे बहुत सारा पूछा जाता है एनवीएस में, और आप ज़रूर पढ़िए, बहुत ही बेसिक है, बहुत अच्छे से कर लीजिए। ओके गाइज, कम टू द नेक्स्ट इंटीग्रल क्वेश्चन। शुरू होता है x sin इनवर्स x/1 - x²। बच्चों बहुत ही धुरंधर क्वेश्चन है, ये याद हो जाता है कई सारे बच्चों को, बहुत ही सिंपल है। साइन इनवर्स x को t लेके करना पड़ता है, ये बच्चों को याद हो जाता है क्योंकि इतने बार आ चुका है क्वेश्चन। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल, साइन इनवर्स x को t ले लो, मीन्स x इक्वल्स टू साइन t। डिफ्रेंशिएट कर दो यार, तो कितना हो जाएगा, 1/1 - x² इक्वल्स टू dt/dx। ओके, 1 - x² dx इक्वल्स टू dt। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा साइन t और t इंटू डी टी। अब इसको आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर लो, सिंपल जैसा लिखा है करते जाओ, देख लो इसको सॉल्व करके, आंसर ये आ जाएगा जो आपके सामने है। सो इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें मेरे बताने जैसा कुछ नहीं है। आइए एक, अब तो यार इंटीग्रल से कम क्वेश्चन आते हैं, अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट ठीक ठाक टाइप के आते हैं, मतलब एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, एकदम बेसिक वाले। इंटीग्रेशन बहुत हार्ड नहीं देगा, बिल्कुल ईजी लेवल का देगा। आइए अगली बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है बाइनोमियल थ्योरम का, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कह सकते हो इसको। और ये जो क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ सी आर रिप्रेजेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट एन सी आर, देन द वैल्यू ऑफ C1/C0, C2/C1 n टाइम्स Cn/Cn-1। तो देखिए थोड़ा सा वैल्यू लिख लीजिए भैया। Cn मतलब NC1 कितना होता है, n होता है। C0 मतलब NC0 कितना होता है, 1 होता है। एंड NC2 इक्वल्स टू n इंटू n-1/2। अब नाउ प्लेस द वैल्यूज हियर। NC1 की वैल्यू कितनी होगी, n होगी, देन 2 टाइम्स NC2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n इंटू n-1/2, एंड नीचे है NC1 दैट इज इक्वल्स टू n। देन फिर कितने आएगी, NC3 आएगा, अगला n है ना, क्योंकि NC2 तक तो आ गया, तो NC3 लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। NC3 कितना होगा, देखो NC3 हो जाएगा n-1 n-2 डिवाइड बाई 3 2 1, ऐसे ही चलता है ना, और डिवाइडेड बाई NC2 मतलब n-1 2, तो मतलब ये टर्म आ जाएंगे हमारे पास। तो इतने सारे टर्म हमने लिख लिए। ओके, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला। ओके, देन लास्ट चलते चलते लास्ट वाला टर्म क्या, देखो n टाइम्स, तो ये लिखा मैंने लास्ट में n लिखा, दिस इज n। ओके, ये n है। एंड देन इसके बाद Cn/n-1, NCn कितना होता है, 1 होता है,
और सी एन माइनस वन यानी एन सी एन माइनस वन भी कितना होता है, एन होता है। अब देखो यार काम की बात, अब थोड़ी सी यहाँ पे तुमको अजीब सी चीज़ होती दिखेगी और उसी से क्वेश्चन पलटी मारेगा। यार 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो पहले एन बन जा, क्या बचा एन, अगले में क्या बचा एन माइनस वन, अगले में देखो 3 कैंसिल 3 कैंसिल 2 कैंसिल 2 कैंसिल, एन एन माइनस वन से एन एन माइनस वन कैंसिल, क्या बच गया ओनली एन माइनस टू, तो ये आ गया एन माइनस टू। लास्ट में एन से एन कैंसिल तो क्या बच गया 1। मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एन से शुरुआत हुई है सीरीज़ की और घटते 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 1 से पहुंचा है। तो यदि आप पलट के लिखो तो आपको मज़ा आएगा, और पलट के लिखोगे तो आपको दिखेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन माइनस टू। ये थोड़ा सा मेरी कॉपी का पेज ही मुड़ गया यहाँ पे, एन माइनस टू एन माइनस वन अप टू एन, मतलब ये एन नेचुरल नंबर का सम है, ये n नेचुरल नंबर का सम है। तो भाई ये देखो मैंने सही कर दिया, तो n नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 इस तरीके से। तो आंसर आता है इसका n × n + 1/2। तो ये एक बहुत बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, मज़ा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इफ द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ whose कोफिशिएंट आर इन द रेशियो 1:4 आर विच टर्म। तो कह रहा है कि अगर 1 + x⁴ के कोई दो टर्म है, सक्सेसिव यानी लगातार हैं, और उनका रेशियो 1:4 दे रहा, तो बताइए वो टर्म कौन से होंगे। इट इज़ वेरी सिंपल गाइज। ओके लेट अस द सक्सेसिव टर्म्स आर rth टर्म एंड r + 1th टर्म। सो rth टर्म होंगे और r + 1 टर्म होंगे, मान लेते हैं हम सक्सेसिव हैं। तो rth टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा 24cr - 1 एंड r + 1th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 24cr। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 24cr - 1 अपॉन 24cr = 1/4। सॉल्व कर दीजिए, 24 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r - 1 एंड इट इज़ n माइनस r, तो कितना आ जाएगा 25 - r, और नीचे भी 24 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 24 - r = 1/4। यार ऊपर नीचे ले जाओ, जो जा रहा है फैक्टोरियल r ऊपर, 24 - r सबसे नीचे था, सबसे ऊपर फैक्टोरियल r - 1 यहाँ जाएगा, और एंड r - 1 और फैक्टोरियल r सबसे ऊपर चला जाएगा एंड 25 - r। अब देखो यार क्या करेंगे, r को लिख सकते हो r इंटू फैक्टोरियल r को लिख सकते हैं r इंटू फैक्टोरियल r - 1। ओके ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल r को r इंटू r - 1 एंड फैक्टोरियल 24 - r रहने दो, r - 1 को ज्यों का त्यों रहने दो। अब ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए एंड 25 - r को लिखेंगे 25 - r इंटू 24 - r का फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ले दे के बचा क्या, ले दे के बचा r अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन 25 - r = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ बहुत ईजिली बन जाएगा ये। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यदि आप, तो 4r बन जाएगा यहाँ, 4r = 25 - r यानी 5r = 25, r = 5। तो हमने टर्म क्या माने थे r और r + 1, तो अपने जो टर्म होंगे है ना वो क्या होंगे 5th and 6th। सो दिस इज वेरी इजी एंड डन। ओके गाइज 5th and 6th क्वेश्चन ही आ चुका है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ n इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 + x⁴2n एंड 1 + x⁴2n - 1। देखो ये बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा क्वेश्चन है, इसका मतलब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम भी इस चैप्टर में। ओके तो चलिए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x⁴n। तो हम जानते हैं पावर n जो n(x) जो जनरल टर्म होता है tr + 1 = ncr x⁴r, मतलब इसमें जो x⁴r की कोफिशिएंट होती है वो क्या होती है ncr हुआ करती है। ओके तो बच्चों देखिए कोफिशिएंट ऑफ x⁴n, अब जब x⁴r की कोफिशिएंट ncr होती है तो x⁴n में कोफिशिएंट क्या होगी x⁴n की, किस में 1 + x⁴2n में जो कोफिशिएंट बनेगी वो बनेगी 2ncn, क्योंकि पावर कितनी है 2n, होल पावर 2n है और चाहिए x⁴n, तो जो कोफिशिएंट बनेगा वो क्या होगा 2ncn। एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁴n in is 2n - 1cn इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴2n - 1। अब हमको इसका रेशियो निकालना है, सो सिंपल 2ncn आएगा और नीचे 2n - 1cn, तो फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n - n एंड फैक्टोरियल 2n - 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n - 1 - n। तो गाइस सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया है, ऊपर 2n और नीचे फैक्टोरियल 2n में से n गया, n बचेगा, और यहाँ पे 2n में से n जाके n - 1 और नीचे 2n - 1।
सो इट इज़ वेरी इजी गाइज। तो 2n को लिख सकते हैं 2n इंटू फैक्टोरियल 2n-1 और नीचे फैक्टोरियल 2n-1 से फैक्टोरियल 2n-1 कैंसिल हो जाएगा। ओके ये इससे कैंसिल हो गए। n फैक्टोरियल n-1 से n से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 2n/n दैट इज इक्वल्स टू 2:1। सो दिस इज़ द आंसर गाइज। ये इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको बुक्स में भी मिलता है। तो बच्चों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यार कि एनवीएस आपको निकालना है तो लीनियर प्रोग्रामिंग और बाइनोमियल थ्योरम एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बहुत अच्छे से करके जाइए, बहुत 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 अच्छे से। ओके गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 x टू दी पावर n माइनस 3 टू दी पावर n अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 108, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू निकालनी है। ओके सो इट इज़ वेरी सिंपल यार, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला था n a की पावर n-1, तो n a की प्लेस पे 3 बैठा, 3 की पावर n-1 इक्वल टू 108। मोर ओवर वी कैन राइट 100 इज 4 इंटू 27, सो 4 इंटू 27 लिख सकते हैं। नाउ n इंटू 3 की पावर n-1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27 क्या होता है 3 की पावर 3, दैट कैन बी रिटन 3 टू द पावर 4-1। ओके सो ऑन ऑब्जर्वेशन वी क्लियरली हियर से दैट n इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ चुकी है। सो सिंपल, ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा मस्त क्वेश्चन है। ज्योमेट्री आती है आपकी थोड़ी सी तोते उड़ा देने वाली, आइए तो उड़ाते हैं अपने तोते। क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज ए फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द रेक्टेंगल बाई साइड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके फाइंड द, कह रहा फाइंड द शेप एंड एरिया, तो आपको शेप और एरिया फाइंड करना है। तो यार इनिशियली गिवन क्या था, इनिशियली आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया था, ये देखो एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। इस रेक्टेंगल की साइड्स जो हैं वो 8 लंबाई है और 6 इसकी चौड़ाई है, और करना क्या आपको इसके मिड पॉइंट ले लो। तो एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये है। कहना भैया इसके मिड पॉइंट को आप जोड़ दो, जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया। अब कह रहा है जोड़ने के बाद आप बताइए जो बनने वाला जो शेप है उसका एरिया क्या होगा और उसका टाइप क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात ये 6 है, तो 6 का हाफ कितना होगा 3, और ये 8 था तो 8 का हाफ कितना होगा 4, और ये रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल का ये कहते हो राइट एंगल, मतलब ये काम किसका करेगा हाइपोटेनस का। तो 4 और 3 का हाइपोटेनस कितना होता है 5, तो भैया ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ओके तो ये चारों के चारों क्या हो गए 5 5 5 5 हो गए। अब आप कहेंगे सर शेप क्या होगा, आप कह दोगे सर शेप जो होगा वो स्क्वायर होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्क्वायर नहीं होगा। देखो साफ दिख रहा है इस डायग्राम में, स्क्वायर नहीं हो सकता भाई। साफ दिख रहा है कि एक डायगोनल इसका बड़ा है और एक डायगोनल इसका ये वाला छोटा है, समझ में आया ना। तो इसलिए ये कभी भी ये क्या होगा, ये होगा रोम्बस, ये कभी स्क्वायर नहीं हो सकता बच्चों, ये स्क्वायर नहीं है तो इसका शेप आ गया रोम्बस। अब आपसे बोला गया इसका एरिया निकालो, रोम्बस का एरिया। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए डायगोनल तो पता नहीं है, तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए एक काम आप कर सकते हैं जी। एक काम ऐसे कर सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के एरिया में से देखो, अगर आपके पास ये रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल में से अगर आप 4 ट्रायंगल, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इन 4 ट्रायंगल को अगर आप रिमूव कर देते हैं रेक्टेंगल के एरिया में से, तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, आपके पास इस रोम्बस का एरिया आ जाएगा। तो आओ देखते हैं, रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द टोटल रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पैरेलल रोम्बस इक्वल्स टू रेक्टेंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ द 4 ट्रायंगल। सो रोम्बस का एरिया कितना, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 4 टाइम्स, 4 ट्रायंगल है तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस को मान लो 4 और हाइट को मान लो 3, बिकॉज 2 ही तो साइड है, एक बनेगी 4 और एक बनेगी 3, तो एक साइड ये 4 बन जाएगी, एक साइड 3 बन जाएगी। तो एक का एरिया कितना आएगा, तो इसका एक ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2, 4 इंटू 3, 2 3 जा 6 आ गया। तो भैया 4 का एरिया कितना होगा 24, तो आंसर आएगा 48 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके अब बच्चों मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ यार, देखो कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना कि किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ने पर एरिया कितना कैसा शेप होता है, यार 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने ये थ्योरम। अगर आप किसी रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं तो आपके पास जो बनेगी ज्योमेट्री वो एक रोम्बस होगी, इसको आप याद कर लो। ओके
और तो इसलिए यहाँ पे रोम्बस बन रहा है। और मैंने बताया था रोम्बस स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के सारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं मगर यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है। यस, तो थ्योरम में लर्न करने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जी कि ऑल्सो लर्न द थ्योरम द क्वाड्रिलेटरल मेड अप ऑफ द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल इज ए रोम्बस। ओके गाइज, तो ये थी हमारी आज की पढ़ाई एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ अगर आप चाहते हैं एनवीएस में सेलेक्ट होना तो कुछ टॉपिक्स आप बिल्कुल घोट के पी लो जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, जो मैंने सही आपको बता दिए शुरुआत में, तो क्या कौन कौन से लीनियर इनइक्वालिटी घोट के पी जाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन घोट के पी जाओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन घोट के पी जाओ भाई, बाइनोमियल थ्योरम घोट के पी जाओ, समझ गए ना। एंड ज्योमेट्री में आपको करवाता रहूँगा, डोंट वरी, जो मैं ज्योमेट्री कराता रहूँगा आप उस ज्योमेट्री को करते रहना। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आपका बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो, शुभ हो, नमस्कार।